आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह का 2 डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, पहले इससे पहले पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम सीधे यानी कि स्ट्रेट पाथ पे चलता है। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल है वो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जिसको कि मेजर करने के लिए 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, यानी कि अगर इस बोर्ड पे अगर कोई चीज़ एकदम सीधे ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे कोई चीज़ मूव कर रहा है, तो हम मेजर कर सकते हैं कि हाँ इस साइड से वो कितना दूर आगे जा रहा है। यानी कि अगर इसको बोर्ड के नीचे वाले किनारे को हम एक्स एक्सिस लेते हैं और ऊपर वाले को वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये केवल बताएगा कि इससे यानी कि वाई एक्सिस से ये कितना दूर जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये आगे जाने के साथ साथ ये अगर ऊपर भी जाने लगेगा, यानी कि कितना ऊपर जा रहा है ये भी तो हमको चेक करना पड़ेगा। आगे तो जा ही रहा है लेकिन ये कितना ऊपर जा रहा है ये भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना जा रहा है फिर उसके लिए अलग डायमेंशन, यानी कि इससे एक्स एक्सिस से वो कितना दूर हो रहा है, वाई से कितना दूर जा रहा है ये तो मेजर कर लेगा कि हाँ आगे की तरफ कितना बढ़ रहा है, फिर ये एक्स एक्सिस से कितना दूर होते चले जा रहा है। ठीक, ये हम मेजर करेंगे। तो यानी कि इसमें 2 डायमेंशन का मोशन हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए हमको 2 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे मोशन जिसमें 2 डायमेंशन हो उसे 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं हम लोग। उसी तरीके का एक मोशन है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जिसमें 2 डायमेंशनल मोशन होता है। तो हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है। प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में थोड़ा अगर हम लोग सुने हैं तो उसमें ये मालूम चलता है, प्रोजेक्टाइल में अगर कोई बॉडी कर्व पाथ पे चलती है, कर्व पाथ पे चलती है तो उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सही है? प्रोजेक्टाइल में एक्चुअल क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को थ्रो कर दिए, अब थ्रो करने के बाद उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अब वो जो भी अपना पाथ चेंज करेगा ग्रेविटी के अंडर चेंज करेगा, यानी कि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, यानी कि हम किसी, ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस से किसी चीज़ को हम थ्रो कर दिए, जब इसको हम थ्रो किए तो जो ही हमारे यानी कि जो थ्रो करने वाला ऑब्जेक्ट है या फिर हमें कोई इंसान एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो थ्रो करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अब जो वो बॉडी है वो किसके अंडर मूव करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मूव करेगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके डायरेक्शन को और स्पीड को चेंज कर सकता है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। इसमें कुछ एजम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस क्या है? सामने से, यानी कि अगर आगे जा रही है या फिर नीचे भी गिर रहा है तो एयर उसको रोकेगा। लेकिन अभी हम लोग आइडियल कंडीशन लेते हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस एकदम नेग्लेजिबल है या फिर उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। ठीक, बस हम मानते हैं कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा कोई फोर्स नहीं है। तो इस कंडीशन में यही होता है कि हम इसको थ्रो किए, थ्रो करने के बाद वो आगे बढ़ता है, धीरे धीरे जाके ऐसे गिर जाता है। ठीक, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे आता है, नीचे आते आते तो एक बार फिर से सरफेस पे टकरा जाता है, यानी कि जिस लेवल से फेंकते हैं फिर उसी लेवल पे आके यानी कि ग्राउंड पे ही वापस से टकरा जाता है, इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल जैसे कि अगर गन से अगर हम बुलेट को फायर करते हैं तो एक बार बुलेट को एनर्जी कौन दिया? गन दिया, लेकिन क्या फिर वापस उसके अंदर एनर्जी मिल रहा है? वापस से बुलेट को नहीं मिल रहा है। जो शुरू में एनर्जी मिला है और फिर उसी एनर्जी से वो मूव करेगा, भले अब वो अपना वेलोसिटी चेंज करे ना करे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार ही उसको हम एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रो किए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। या फिर जो तोपे हुआ करती थी, ठीक है, उसमें क्या होता था, एक बार जब वो गोला निकलता था तो फिर उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या अभी का एग्जाम्पल में जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो मिसाइल होता है या फिर रॉकेट होता है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है? नहीं, क्योंकि जो मिसाइल है या फिर रॉकेट हो क्या है, उसको एनर्जी मिल रहा है क्योंकि उसमें फ्यूल होता है ना, उस फ्यूल की वजह से वो आगे मूव करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार हम उसको थ्रो किए उसके बाद उसको एनर्जी कोई नहीं मिल रहा है, उसमें तो पूरा का पूरा इंजन लगा होता है, फ्यूल डाला जाता है जिसकी वजह से वो उसको एनर्जी मिलता है और वो अपने हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब तो सारे रॉकेट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं,
नहीं कर पाते तो कैसे हम लोग किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर पाते, ठीक है। तो उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं क्योंकि उसको एनर्जी को हम लोग बढ़ाया घटाया जा सकता है, तो अपने हिसाब से हम लोग उसके पाथ को डाइवर्ट कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन, डाउनवर्ड मोशन जैसे हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल उसको हम नहीं कर सकते हैं जिसको कि थ्रो करने के बाद भी उसको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा दूसरा फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कंसिडर करेंगे, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कितने तरह का होता है? प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। पहला जो होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सेकेंड है हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। दो तरह का प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को हम लोग समझ ले क्या होता है, यानी कि एक हाइट से किसी चीज को हम हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, एकदम हॉरिजॉन्टली, ठीक है। यानी कि हम जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पूरा का पूरा क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। यानी कि अगर हम ऐसे फोर्स अप्लाई करते तो हमारा फोर्स का जो कुछ कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, कुछ कंपोनेंट ये आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस जगह पे पूरा का पूरा फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए जो इसको इस इनिशियल वेलोसिटी है फोर्स की वजह से जो मिलेगा वो क्या होगा, सारा का सारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जब इसको हम ऐसे थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे आके गिरेगा, ठीक है, सरफेस से आके गिरेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्योंकि इसमें जब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम नीचे से ही, नीचे यानी कि पूरे सरफेस पर से ही हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं। तो सरफेस से हम किसी चीज़ को हम थ्रो करेंगे और पूरा का पूरा हम हॉरिजॉन्टल ही वेलोसिटी देंगे, तो जो ही हम वेलोसिटी देंगे आप वापस से फिर ज़मीन में ही टकरा जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करना होता है, इसमें हम ऑब्लिक यानी कि कुछ किसी एंगल से ऐसे करके हम फेंकते हैं, क्योंकि ऐसे करके फेंकने से क्या होगा, किसी एंगल पे हम करके फेंकेंगे तो ये कुछ देर हवा में जाएगा और इसको मोशन करने का समय मिलेगा। हवा में जब तक रहेगा बॉल तब तक ही मोशन करेगा, ठीक है। जो ही ये जमीन में टकराएगा यानी ग्राउंड में टकराएगा वापस से ये मोशन नहीं कर सकता, थोड़ी दूर हो सकता है रोल करे, रोल करने के बाद रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हवा में रहेगा वो फ्रीली आगे की तरफ मूव करता रहेगा, इसलिए यहाँ पर ऑब्लिकली हमको थ्रो करना पड़ता है। ये तो पहले से ही हाइट में अगर हम हॉरिजॉन्टली भी फेंकते हैं फिर भी उसको इतना समय मिलता है कि वो आगे की तरफ मूव कर सके, ठीक है। तब यहाँ पर तो ये कंडीशन है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का और ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो पहले सारा हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। चलिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के बारे में हम लोग सब चीज देखते हैं। ये मान लेते हैं कोई बहुत मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड है। यहाँ से बॉल को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ मिला हमको, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ मिला, मतलब जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन हम कर देते हैं, यू एक्स, कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ भी ले लेते हैं अपने मन से, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी जो है वाई डायरेक्शन में भी कुछ रहेगा नीचे की तरफ शुरू में इनिशियली, क्योंकि हम फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा नहीं रहे, सारा का सारा फोर्स उस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इनिशियली नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा, यानी कि वाई के डायरेक्शन में या फिर माइनस वाई कहेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग वाई ही कंसिडर करें। तो यू वाई जो होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, ठीक, यानी कि यू वाई जीरो होगा, ठीक है। अब होता क्या है,
हमको यहाँ समझना है कि अभी हम लोग समझे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में केवल और केवल एक ही फोर्स अप्लाई होता है, यानी कि जब बॉडी को हम थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद जो एक ही फोर्स अप्लाई होता है वो है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट करता है? नीचे की तरफ, यानी कि एकदम वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट करता है, यानी कि इसका थोड़ा सा भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं हो सकता, थोड़ा भी कंपोनेंट नहीं, पूरा का पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, तो अब इसको हम ये समझते हैं कि क्या जब इसको हम इस डायरेक्शन में हम फेंके हैं तो इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जाएगा तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। जब ये ऐसे मूव करेगा तो इस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी। तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या ये चेंज करेगा? यानी कि जो आगे की तरफ मूव कर रहा है क्या वो वेलोसिटी चेंज करेगा? नहीं, क्योंकि किसी भी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, ठीक है, न्यूटन्स लॉ में हम लोग पढ़े कि फोर्स की जरूरत पड़ती है। बिना फोर्स अप्लाई किए किसी के वेलोसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ना आगे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है और ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ना इस वेलोसिटी को सपोर्ट करने के लिए कोई फोर्स लग रहा है और ना ही इस वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कोई फोर्स लग रहा है। इसलिए इसका वेलोसिटी घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं फोर्स लगेगा तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं कि हम लोग उसको हम नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर एयर रेजिस्टेंस को हम लेकर चलेंगे तो फिर इसको अपोज करने वाले एक फोर्स आ जाएगा जो कि एयर रेजिस्टेंस फोर्स होगा, इसके वेलोसिटी को कम करने लगेगा। लेकिन अभी हमारा इस बुक में एज्यूम्पशन ले लिया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं, अभी एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा वही रहेगा, यानी कि यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है तो इस जगह पर भी 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन जो वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है, ठीक, शुरू में तो क्या था, शुरू में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। क्योंकि हम लोग फ्री फॉल वाला को पढ़े हैं, उसमें क्या होता था, किसी बॉल को अगर हम ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, अगले सेकंड, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी इसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो अगले सेकंड में 9.8 हो जाएगा। ठीक है, उसके अगले सेकंड में क्या हो जाएगा 19.6 हो जाएगा, यानी कि हर सेकंड इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं लगता, तो ये जो बॉडी है ये सीधे चलते रहता। इसको नीचे का वेलोसिटी दिया किसने? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुल कर रहा है इसको। ठीक है, इसकी वजह से इसको डाउनवर्ड वेलोसिटी मिला, यानी कि वेलोसिटी वो इंक्रीज भी करता जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड फोर्स नहीं मिलता ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या किए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन दिया है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चलता, एकदम सीधा चलता। ठीक है, क्योंकि इसको किसी ने इस डायरेक्शन का फोर्स, यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं, तो उसको कहाँ से मिलेगा? और कोई भी वेलोसिटी के लिए या फिर यानी कि उसमें एक्सेलरेशन लाने के लिए हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी हम कहें कि ये फोर्स नहीं होता तो इस डायरेक्शन में इसको वेलोसिटी नहीं मिलता, यानी कि ये नीचे इसीलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये, यानी कि ये जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड इंक्रीज करता रहेगा, हर सेकंड के हर इंस्टेंट इंक्रीज करता है। लेकिन हम लोग एक सेकंड पे मेजर करते हैं कि हाँ, एक सेकंड, पहले सेकंड 0 था तो अगले सेकंड में 9.8 हो गया। ऐसा नहीं है कि एक सेकंड खत्म होता है तभी 9.8 होता है, नहीं, उसके बीच में भी इंक्रीज करता रहता है और एक सेकंड में 9.8 होता है, फिर उसके अगले सेकंड 19.6 हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 है तो उसके अगर अगले सेकंड देखेंगे तो 9.8 हो जाएगा, उसके अगले सेकंड देखेंगे तो 19.6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जा रहा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल में यही समझने वाला सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि कौन सा वेलोसिटी, इसको हम लोग दो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी के तौर पर देखते हैं हम लोग, कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को जो है ना, ये वर्टिकल वेलोसिटी ऑल्टर नहीं करता है, यानी कि थोड़ा भी उसमें कोई फर्क नहीं डालता है, अगर ये इसका 0 हो या फिर मैक्सिमम हो। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो 0 हो या फिर मैक्सिमम हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा वही रहता है।
इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेलोसिटी, यानी कि हॉरिजॉन्टल इंडिपेंडेंट है और वर्टिकल भी इंडिपेंडेंट है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो फोर्स है इसको चेंज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर किसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लगाते हैं, यानी कि मोशन जो है, कोई फोर्स जो है किसी के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके मोशन में यानी कि उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं ला सकता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। तो ये अब हम लोग समझ गए। अब इसका इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करने के लिए टाइम कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, यानी कि कितने हाइट पर से हम फेंकेंगे तो कितनी दूर तक जाएगा, यानी कि ये रेंज कितना होगा। रेंज का मतलब होता है कि यानी कि अगर किसी टावर पर से फेंक रहे हैं तो टावर के फुट से और जहाँ पर ऑब्जेक्ट गिरेगा वहाँ से वहाँ के बीच का जो दूरी होता है इसे हम लोग रेंज बोलते हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि रेंज को यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं, यहाँ से नहीं मेजर करते, जिस टावर या बिल्डिंग पर से फेंकेंगे उसके फुट से और जहाँ ऑब्जेक्ट गिरता है वहाँ, उन दोनों के बीच के जो दूरी होता है उसे हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड उसे हम लोग बोलेंगे, ये सॉरी टाइम पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बोलेंगे कि जितने देर तक जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो उसी को अब हम लोग इक्वेट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है पूरा पूरा डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी पे, वर्टिकल वेलोसिटी पे। टाइम ऑफ फ्लाइट को इस वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये कितनी देर हवा में रहता है बस किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल पे, यानी कि ये तब तक ये हवा में रहेगा जब तक ये नीचे टकराना। अगर ये टकरा गया उसके बाद ये वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड है ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जमीन में टकराया यानी ग्राउंड में टकराया, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी टकराने के बाद 0 हो जाएगा, तो यानी कि जब तक ये हवा में है तब तक ये आगे की तरफ मूव करता रहेगा, ठीक। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या पढ़ते थे कि इतने हाइट, कुछ भी हाइट ले लेते थे, ठीक है, कुछ हाइट ले लिए, 100 मीटर ले लिए, इसको जमीन तक आने में यानी कि इसको जमीन तक टकराने में कितना समय लगेगा, जमीन तक टकराने में इसको कितना समय लगेगा, उतना ही समय यहाँ पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा पूरा। बस हम लोग मान लेंगे कि इसको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। अब ये नहीं देखेंगे कि यहाँ से वो आगे भी जा रहा है, क्योंकि ये जो आगे जा रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से तो जा नहीं रहा है, उसके लिए वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये नीचे आएगा किसकी वजह से, वर्टिकल वेलोसिटी। और वर्टिकल जो वेलोसिटी है एकदम पूरा इंडिपेंडेंट है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, उसको कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका 0 है, और हर सेकंड बढ़ेगा तो जो g है वो कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। या फिर हम g को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, g को वैसे ही कि वैसे रहने देंगे, एक्सीलरेशन है हमारा, g वैसे रहने देंगे। और s इतना है, यानी कि कितने हाइट पर से हम फेंकते हैं, ये जो हाइट है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि कोई कहता है कि 100 मीटर क्या है, हाइट है, तो यही s भी है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना है। तो इस कंडीशन का जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक। तो अब टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो टाइम जो है हमारा किस पे डिपेंड होना, कौन सा इक्वेशन हम लेंगे, ठीक है। तो s होना चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है, और टाइम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या आएगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, यानी कि एक्सेलरेशन a जो होता है यहाँ पर क्या है, g यूज करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g इंटू टी। और हमको फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। नहीं, इस कंडीशन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at gt स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक जगह पर g ले रहे हैं, ठीक। तो s कितना है, s हम लोग पुट नहीं करेंगे, वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं ना। तो s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर हम क्या रखेंगे, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल के बारे में अभी हम लोग यहाँ जो है टाइम ऑफ फ्लाइट में अभी हम लोग बताएंगे कि वर्टिकल वेलोसिटी केवल है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 है, इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर यानी कि gt स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू ये टर्म पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर, ठीक। ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो t को हम इधर कर देते हैं, t इज इक्वल टू 2 इंटू s बाई g, ये t स्क्वायर का वैल्यू है। अगर हमको t लगाना है यहाँ पे
तो अंडर रूट 2s/g। और यहाँ जो s है वो क्या है, जो s है वो क्या है, h है, हाइट। ठीक है, तो इसलिए हम s की जगह पर हम h रख देते हैं, 2h/g। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, यानी कि कितने देर तक वो हवा में रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी देखेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, अभी बताए थे हम कि हॉरिजॉन्टल रेंज यानी कि यहाँ से अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाता है हॉरिजॉन्टली, तो वो जहाँ गिरेगा वहाँ से और इसके फुट से बीच का जो दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो अब इसको, ये जो वेलोसिटी है हर वक्त 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये कितना आगे जाके गिरेगा वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन वो कितना समय उसको मिल पा रहा है आगे की तरफ मूव करने के लिए, वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जितने देर तक वो हवा में है तब तक वो आगे मूव करेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरा हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, अगर एस हमको फाइंड करना है तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर भी वही हम फॉर्मूला आएंगे, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस यानी कि यही क्या है, रेंज है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। ठीक है, यू लेंगे और यहाँ पर टाइम हमको कितना मिल रहा है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वही टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2h/g प्लस 1/2। यहाँ पर जो g है, g तो 0 है, सॉरी यहाँ g नहीं हम ले सकते ना क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो यहाँ एक्सेलरेशन ही लिखेंगे, g नहीं लिखेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, कुछ नहीं, 0। ठीक है, 0 × t स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या है, s इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h/g, या फिर इसको हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज का।